हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक टीवी। तो ये क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। व्यापार से क्षेत्र तक कैसे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आके अपना पावर एस्टैब्लिश करती इंडिया में। ये इस सीरीज, इस वीडियो, इस पूरे चैप्टर का लेक्चर का पार्ट 3 है। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज जाके लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके देख ले। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस पार्ट को। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम 1773 से लेकर 1785 में, जो कि थी वैरन हेस्टिंग्स। और उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन, कंपनी के एक्सपेंशन में बहुत ही मदद की थी। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को प्रेसिडेंसीज जिन्हें बोला जाता था, वो 3 तरह की होती थी और 3 यूनिट्स में उनको बांटा गया था। तो बेसिकली वे ये वो एरियाज थे, ये वो यूनिट्स थे जिन्हें ब्रिटिश ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, जैसे कि बंगाल, मद्रास के एरिया, जैसे कि जब उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया और बॉम्बे जब मराठास को हराया था। तो देखते इस पार्ट्स के जो इन पार्ट्स को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंसीज बोला गया। जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उन्हें हम प्रेसिडेंसीज बोलते थे उस समय पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस कैरी करते थे। तो ये जितने भी प्रेसिडेंसीज जो थे ये सारे एक गवर्नर रूल किया करते थे, ठीक है। और इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो सुप्रीम हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। तो वैरन हेस्टिंग्स हमें पता कि जो वो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे। तो जस्टिस के जो बेसिकली तो थे, जस्टिस से रिलेटेड थे। तो हम ऐसा ही कुछ देखते हैं, एक 1772 में एक नया सिस्टम आया था जस्टिस का, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे सब में 2 कोर्ट्स हुआ करते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोला जाता था और सिविल कोर्ट को जो है दीवानी अदालत बोला जाता था। तो जो मौलवीज और हिंदू पंडित थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग इंडियन लॉज बनाते थे। और ये इसमें जो किसके लिए बनाते थे, पहले तो वो सिविल कोर्ट्स के लिए बनाते थे ये लॉज। तो ये लॉज वो बनाते थे अपने मतलब अपने जो ये धर्म की किताब होते थे उसकी मदद से वो बनाया करते थे लॉज। उनके कोड ऑफ बिहेवियर, मतलब क्या लिखा हुआ था उनमें, उसके अकॉर्डिंग वो लॉज बनाया करते थे। और ये सब सब जो जज किया जाता था वो किया जाता था डिस्ट्रिक्ट, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते थे वो सिविल, मतलब वो जो वहाँ के जज हुआ करते थे, मेजर जज, वो उस सिविल कोर्ट के जज हुआ करते थे, ठीक है। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे उसमें हुआ करते थे काजी और मुफ्ती के अंदर। तो काजी एक जज हो गया और मुफ्ती एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला, जो कि लॉ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है, वो होता है मुफ्ती। पर ये भी हम देखते कहीं ना कहीं कलेक्टर्स जो हुआ करते थे वो भी क्रिमिनल कोर्ट को अपनी सुपरविजन में रखा करते थे। अब आप एक इमेज देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे, ये इमेज है वैरन हेस्टिंग्स के बारे से रिलेटेड। जब वैरन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड वापस जाते हैं तो जो एडमुंड बुरके होते हैं उन्होंने उन्हें उन्हें एक्यूज किया था कि उन्होंने अच्छे से बंगाल में मतलब रूल नहीं किया है, बहुत सारी पॉलिसीज लाए हैं जो कि अच्छी नहीं थी कंपनी को, और कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस फेस कर रहा पड़ रहा था। इसके चलते हम देखते हैं बहुत लंबा जो है इनके ऊपर मुकदमा चलता है, इनके ऊपर वैरन हेस्टिंग्स के ऊपर, जो कि लगभग 7 साल के लिए चलता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम जानते हैं कि जैसे कि लॉज बना दिए, बता दिया किसे क्या करना है, पर इसके बाद देखते एक मेजर प्रॉब्लम हो रही थी ब्राह्मण पंडित्स को, जिन्हें बताया गया था कि आप लॉ बनाओ कि हर जगह लोकल लॉ के हिसाब से, मतलब डिफरेंट थॉट्स थे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे धर्मशास्त्र का। अब धर्मशास्त्र वही जो बुक हो गया जिनके कोड ऑफ बिहेवियर वगैरह लिखा रहता है, और उनकी मदद से जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो लॉज बनाया करते थे। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस था डिफरेंट जगहों पर, और डिफरेंट पंडित्स का जब यूज, मतलब मदद ली जाती थी तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होता था, मतलब हर तरह से उसको मतलब अलग आता था। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो यही यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए 1775 में 11 पंडित जो थे उन्हें बोला गया कि आप मिलके एक हिंदू लॉ की एक ऐसी कंपाइल करो और एक ही लॉ बुक बनाओ, ठीक है। तो ये जो थी बाद में NB हालेड ने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में से दी थी। और साथ ही साथ उसी समय में हम देखते हैं 1778 में एक मुस्लिम, वैसी कोड ऑफ मुस्लिम लॉज की भी बनी थी, उसे भी कंपाइल कर दिया गया था सिमिलरली जैसे हिंदूज में हुआ था, और उसे यूरोपियन जजेस को सौंप दिया गया था, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में एक नई सुप्रीम कोर्ट बनती है, ठीक है। और एक कोर्ट ऑफ अपील जो कि द सदर निजामत अदालत है वो भी बनती है, और पहले बनी थी कलकत्ता में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए थे। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे तो वो जब थे तब कैसे, मतलब चेंजेस लाए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हुआ करता तो वो
एक प्रिंसिपल फिगर था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम अथॉरिटी उसे भी मिली हुई थी, जैसे आपको मैंने बताया कि भाई कैसे वो सुपरवाइज करता था, कैसे वो कहीं कहीं जज भी था। तो ऐसे में पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फिगर था इंडियंस के लिए, और उस टाइम उसे इतनी अथॉरिटी भी दी गई हुई थी। ठीक है। तो और इसको इसके अलावा उसको जॉब क्या था, वो रेवेन्यू इकट्ठा करता था, टैक्स इकट्ठा करता था, लॉ बना के रखता था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। साथ ही साथ जो पुलिस थे, जजेस थे, उनके मदद से भी वो ये सब करता था, और सब उसके अंडर में, उनके अंडर में ही कंट्रोल थे, उसकी अथॉरिटी में थे कि वो सबको यूज कर सकता था ये सब मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट पावर उसी के पास थी। इसीलिए यहाँ पे उससे अगर पैराग्राफ पढ़े हुए तो उसे सेंटर ऑफ पावर भी बताया गया, सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज। ठीक है। अब बात कर लेते कंपनी आर्मी के बारे में। इससे पहले ये स्टार्ट करो, बता दूं ये सोर्स है, तो सोर्स के लिए अलग से एक वीडियो बनेगा सेपरेट लास्ट में, तो वो उसकी टेंशन आप ना मत लीजिए। अगर आप रीडिंग करना चाहो तो आप उससे रीडिंग दे सकते हो, सेल्फ रीडिंग, पर बाद में आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। ठीक है। तो बढ़ते आगे, द कंपनी आर्मी। तो इसमें भी बताया गया है कि कंपनी को कहीं ना कहीं अब लगता था कि अगर उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन और अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाना है तो मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ मुगल आर्मी से रिलेटेड कुछ बात बता गई है कि मुगल आर्मी जो थी वो बेसिकली कंपोज थी कैवलरी से। कैवलरी का यह मतलब हो गया कि जो मैन ऑन हॉर्सेस, मतलब कि जो बेसिकली जो हॉर्सेस पे जो आर्मी के लोग थे, हॉर्सेस की मदद से वो लड़ाई लड़ने जाया करते थे। तो वही बताया गया, सवार्स भी बोला जाता है उन्हें, ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। और इन्फेंट्री का मतलब हो गया रिलेटेड टू, मतलब कि पैदल जो सोल्जर्स हुआ करते थे, मतलब फुट सोल्जर्स जो हुआ करते थे, उन्हें इन्फेंट्री बोला जाता था। तो इन्हें क्या होता था कि इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी तीरंदाजी में और स्वॉर्ड चलाने में। तो जो कैवलरी जो हुआ करती थी, मतलब जो घुड़सवारी पे, जो घोड़े पे सवार होकर जो आर्चरी और स्वॉर्ड का यूज किया करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं माना जाता कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो मुगल स्टेट जो था उस टाइम, उन्हें ये लगता था कि उन्हें जो पैदल जो सोल्जर्स है उनकी मदद जरूरत नहीं है, क्योंकि कैवलरी इनफ है उनका डोमिनेट करने के लिए। और साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता था कि जब उन्हें सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो जो रूरल एरियाज़ में है, तो वहाँ के जो लोकल ज़मींदार है वो उन्हें इनफ आर्म्ड पीजेंट्स दे सकते हैं, मतलब जो फुट सोल्जर्स वो इनफ दे सकते हैं जो कि मुगल्स की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। पर अब देखते हैं कि चेंज आने लग गया था 18 सेंचुरी में, जब मुगल सक्सेसर स्टेट जैसे कि अवध और बनारस जो है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने पीजेंट्स को लेना शुरू कर दिया था आर्मीज में, और उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया था प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उन्हें आर्मी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और पैदल सोल्जर्स, मतलब जो फुट सोल्जर्स थे, उन्हें भी वो चाहिए अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम देखते हैं सिमिलरली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की जो कंपनी होती है, वो भी सेम मेथड अपना लेती है, और वो भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देती है, मतलब वो भी पीजेंट्स को जॉब देना स्टार्ट कर देती है आर्मी में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी में कैसे, और उसके चलते वॉरफेयर में, मतलब लड़ाई में कैसे चेंज आया 1820s के बाद। तो पहले तो हमें पता है कि घोड़सवारी, घोड़ की मदद से वो लोग लड़ाई लड़ने जाया करते थे, वो तो होता ही था। पर जो सबसे जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो तीरंदाजी और स्वॉर्ड यूज किया जाते थे। पर जब ब्रिटिश एम्पायर, जब वो बुर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट से लड़ रहा था, तो उन्होंने देखा कि वो जो उनकी आर्मी थी बुर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट की, वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, वो मास्केट, जिसका मतलब होता है गन, हैवी गन होता है उसका मतलब, और मैचलॉक्स का भी मतलब गन होता है, पर उसमें ये होता है कि उस पाउडर जो रहता है उसमें एक मैचस्टिक्स की मदद से उसे आग लगाई जाती है, जिसके बाद वो चलता है। तो इसका हेल्प वो लोगों ने लेना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश को भी कहीं ना कहीं लगा कि अब जो है उन्हें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में। तो उन्होंने ये तय किया कि अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने ये तय किया कि अब हम यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर अपनाएंगे। सब सोल्जर्स जो हैं उन्हें हम एक स्टाइल देंगे, पर्टिकुलर स्टाइल। तो यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दिया था देना। साथ ही साथ उसी के नॉर्म्स, उसी के डिसिप्लिन में उन्हें बताया गया था कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, और कैसे अपना कर्तव्य निभाना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसके चलते कि बहुत सारे यूरोपियन स्टाइल को अपनाने के चलते जो बहुत तरह के लोग जो रिक्रूटमेंट के थ्रू आए थे ब्रिटिश इंडिया की इसमें, मतलब आर्मी में, तो कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स कास्टिज्म को लेके, कम्युनिटी को लेके हर्ट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूरोपियन स्टाइल को अपनाने से वो अपने अपने जो मतलब जो एक भावना थी अपनी कास्ट की ओर या अपनी कम्युनिटी की ओर, वो खो रहे हैं। ठीक है। प्रोफेशनल सोल्जर बनने के चक्कर में। तो इसके चक्कर में हुआ क्या कि अब जो है, अब उन्हें कहीं ना कहीं लगने लग गया कि अपन अपने रिलीजियस फीलिंग्स ऊपर अपनी देनी पड़ गई थी। तो इसके चलते हम देखते हैं बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 से कहीं ना कहीं से रिलेट किया जाएगा। ठीक है।
अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में हमें ये बताया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई। हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आती है एक कंपनी ट्रेड के लिए, सिर्फ उनका कोई भी मोटिव नहीं था कि वो टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले और टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बने। उनका सिर्फ ये मोटिव था कि हमें ट्रेड करना अच्छे से और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत बड़ा चेंज जो मेंटालिटी में, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक बहुत बड़ा चेंज ऐसा सोच के नहीं आते ब्रिटिशर्स पर ऐसा हुआ कि उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन अपना किया और टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर भी उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया इंडिया में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक टेक्नोलॉजी के फेज में भी बहुत सारा चेंज आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आर्मी की बात करें कि जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो कैसे वो अडॉप्ट करने लगे थे न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ। यहाँ पे एग्जांपल भी एक दिया हुआ है स्टीम शिप्स के बारे में दिया हुआ है कि कैसे उन्हें पहले तो 6 to 8 मंथ्स लगते थे अगर वो उन्हें ब्रिटिश इंडिया आना हो सी के थ्रू, पर अब जो है सिर्फ 3 हफ्ते लगते थे, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि अब बहुत सारे ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली जो है अब इंडिया आने लग गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल देखोगे तो आप सोचोगे तो कल्चर में बहुत सारा चेंज आने लग गया था। जैसे ब्रिटिश आर्मी अब क्या आता है कि पर्टिकुलर कल्चर यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देने लग गई थी, जिसकी वजह से भी बहुत सारे जो आर्मी में लोग थे उनके भी जो कास्ट रिलेटेड जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कंपनी जो थी 1857 के बाद अब वो डायरेक्ट रूल करने लग गई थी 63% टेरिटरी के ऊपर और 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। मतलब बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा उन्होंने कर लिया था, हिस्से को अपने अंडर ले लिया था, कब्जे में ले लिया था, और बहुत ही बड़े पॉपुलेशन के हिस्से को भी उन्होंने ऑलमोस्ट ले लिया था। और अगर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की बात करें कि मतलब एक ब्रिटिशर से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो हो रहा था वो हम देख रहे थे पूरी कंट्री में हो रहा था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास हो गया था कि जो ब्रिटिश है वो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पावर है। ठीक है, तो ये हमें बताया गया इस चैप्टर में ओवरऑल कि कैसे ब्रिटिशर्स एक नॉर्मल लोग की तरह आते हैं जो ट्रेडिंग कंपनी बन के आते हैं, पर समय के साथ साथ वो कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग के थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू कैसे वो एक जगह कंट्रोल में लेते फिर दूसरी जगह कंट्रोल में लेते, ऐसे करके वो अपना पूरा इंडिया को कंट्रोल में ले लेते, इनडायरेक्टली तो ऑल ओवर इंडिया अपने कंट्रोल में ले लेते और 63% टेरिटरी में और 78% पॉपुलेशन में डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश अपने पॉलिसीज, अपने रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो आने के बाद लेता है, उसके अलावा अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के थ्रू बहुत बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लेता है इंडिया में और अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट का सोर्स जनरेट कर लेता है। तो गाइस ये था इस चैप्टर के बारे में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करो। इसी के साथ गाइज मैं बताना चाहूँगा, चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाकर देख लेना उन वीडियोज़ को भी। और मिलते हैं आपसे 3rd चैप्टर में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार प्लीज़। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने वीडियो में।